Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English grade 9. Unit number 12, 3 days to see. Today we are going to read our last unit, 3 days to see. देखने के लिए 3 दिन. The story is about a lady who has a wish to get eyesight because she was blind, to see the world even for 3 days. ये एक हेलन केलर है इनकी राइटर, इस स्टोरी की राइटर, जो कि देख नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी. सो इस पूरी स्टोरी में वो बता रही हैं कि इवन इफ आई कैन हैव 3 days टू सी, मुझे 3 दिन भी देखने के लिए दिए जाए तो मैं जो लोग देखते हैं शायद उनसे ज्यादा अपनी आंखों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकूं. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. You have to underline the difficult words and write down their meanings on your book. Paragraph number 1. Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we died tomorrow. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. We should live each day with gentleness, vigor, and a keenness of appreciation which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. वो इसमें कह रही है कि बाज़ औक़ात मैं ये सोचती हूँ कि जिंदगी गुजारने का सबसे बेस्ट तरीका या शानदार तरीका ये है कि हम ऐसे जिए, हर दिन हम ऐसे गुजारें कि जैसे कल हमने मर जाना है, कि आज हमारा आखिरी दिन है, हर दिन हम ऐसे गुजारें. और वो कह रही है कि अगर हम ये रवैया, ये एटीट्यूड अपना लें कि हम हर दिन को ऐसे गुजारें जैसे कि वो हमारा लास्ट डे है, तो शायद हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा, जो जिंदगी का वक्त है उसको हम अहमियत दें, हमें हर दिन अच्छा लगे. जेंटलनेस मतलब नरमी, विगोर मतलब ताकत, जोश, वलवला, कुछ करने की ख्वाहिश होना. कीननेस का मतलब होता है शौक. कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन मतलब हर लम्हे में आपको कुछ करने का शौक पैदा होता है, बिकॉज आपको ये पता लग जाता है कि यस दिस इज द लास्ट डे, दिस इज द लास्ट मोमेंट. तो इंसान इसलिए उस वक्त को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं. देयर आर दोज ऑफ कोर्स हु वुड अडॉप्ट द एपिक्यूरियन मोटो ऑफ ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी. गैरी बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो इस मतलब पोल को, एपिक्यूरियन मोटो है, इस पे यकीन रखते हैं, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजे करो. But most people would be chastened by the certainty of impending death. कह रहे कि लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको ये लगता है अनसर्टेनिटी ऑफ डेथ का मतलब ये है कि कभी भी मौत आ सकती है. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना जो वक्त है वो सिर्फ इसलिए बर्बाद कर देते हैं कि वो हर टाइम ये सोच रहे होते हैं कि अनसर्टेनिटी है हमारी लाइफ में, डेथ कैन कम एनी टाइम. Paragraph number 2. In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some straw. Doomed hero कहते हैं मतलब ऐसा हीरो जो बहुत ज्यादा तबाही का शिकार हुआ हो, या जिसने बहुत ज्यादा मुश्किलात में हो या मार खा रहा हो, काइंड ऑफ दैट. ठीक कह रहे is usually saved at the last minute by some stroke of fortune. Stroke of fortune मतलब किस्मत से, तकदीर के किसी खेल की वजह से या खूबी की वजह से वो बच जाता है. But almost always his sense of values is changed. और क्या होता है कि हमेशा उसका जो एहसास होता है, उसकी जो पर्सनालिटी में एक एहसास का फैक्टर होता है, वो चेंज हो जाता है. He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. जब इंसान अपनी किसी भी तबाही को या अपनी मौत को या अपने बुरे वक्त को बहुत करीब से देख लेता है, तो वो अब बाद में मतलब जब वो वक्त गुजर जाता है तो वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है अपने मुस्तकबिल की तरफ. मतलब फिर वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी के को सही मानों में अप्रिशिएट करता है. परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज का यहाँ पर मतलब होगा कि जो रूहानी इकदार जो होते हैं उनका वो ज्यादा कदरदान हो जाता है. It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness of to everything they do.
आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो ज्यादातर मौत के साए में रहे हुए हैं या रह चुके हैं या रहते थे, वो सब अपने काम में एक उसके बाद मतलब उस टाइम के बाद वो सब अपने काम में एक खुशी महसूस करते हैं हर नए दिन। वही बात कि जिस इंसान ने मौत को बहुत करीब से देखा हो, जिस इंसान ने बुरे वक्त को बहुत करीब से देखा हो, तो उसके लिए जिंदगी का एक एक दिन और जिंदगी की अहमियत एक नॉर्मल इंसान से जिसको नहीं पता होता कि ये सब चीजें क्या है, उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वो फिर अपना हर हर दिन को एंजॉय करने की कोशिश में होता है, अपने हर मिनट को वेस्ट नहीं। Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. अब वो कह रही है कि फर्ज करें कि अगर सिर्फ मुझे 3 दिनों के लिए अपनी आंखों के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए, तो शायद मैं ये बेहतर तौर पर बता सकूं कि जो बात मैं ऊपर कर रही हूँ, मतलब जो बात उसने ऊपर की है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान मुश्किल को देखता है, मौत को बहुत करीब से देखता है या उसके साए में रहता है, तो वो जिंदगी की अहमियत को ज्यादा बेहतर जानता है। वो कह रही है इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ अगर मैं अपनी ही एग्जाम्पल लूँ कि अगर मुझे 3 दिन के लिए आंखें दी जाएं तो मैं क्या करूँ, उसका इस्तेमाल कैसे। ऑन द फर्स्ट डे I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth it. कह रही है सबसे पहला दिन क्या होगा, सबसे पहले दिन मैं सिर्फ उन लोगों को देखना चाहूंगी या उन लोगों से मिलना चाहूंगी जिनकी रहमदिली, काइंडनेस रहमदिली, जिनकी जेंटलनेस शराफत एंड कंपेनियनशिप, जिनका साथ मेरी जिंदगी को जीने के काबिल बनाया, मेरी जिंदगी को इस वर्थ लिविंग मतलब जीने के काबिल बनाया। इसकी अहमियत, वर्थ का मतलब होता है अहमियत। द नेक्स्ट डे, द सेकंड डे ऑफ साइट, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. देखने के अगले दिन मतलब the second day of sight, दूसरे दिन क्या होगा कि मैं सुबह के साथ जागूंगी। dawn कहते हैं तलू का वक्त, जो सुबह जब सूरज निकल रहा था उसको। To see the thrilling miracle, miracle कहते हैं मौजा। मैं वो मौजा देखने के लिए सुबह सुबह उठूंगी कि जब रात दिन में कन्वर्ट होती है, जब रात दिन में तब्दील हो जाती है। वो कह रही है कि मुझे ये मैग्निफिसेंट मतलब शानदार जो पैनोरामा, जो शानदार मंजर है मुझे सूरज का, कि जब वो पूरी जमीन, सोई हुई जमीन को जगाता है, मुझे ये देखना। ईद कहते हैं खौफ, खौफ के साथ, खुशी के साथ, एक खौफ मिली खुशी कि जब पूरी जो दुनिया है सो रही होती है, स्लीपिंग अर्थ को सन जो है जगाता है, मुझे ये वक्त देखना है, ये शानदार मंजर देखना है। सेकंड डे, दिस डे आई शुड devote to a hasty glimpse of the world, past and present. I should want to see the pageant of man's progress, the kaleidoscopic of the ages. How can so much be compressed into one day? Through the museums, of course. अब दूसरे दिन में और क्या क्या वो कह रही हैं, पहले मीनिंग्स लिख लें। डिवोट का मतलब होता है वक्फ कर देना। हैस्टी ग्लिम्स मतलब हैस्टी मीन्स जल्दी जल्दी, ग्लिम्स झलक। प्रेग्नेंट का मतलब होता है शानदार मंजिल। मैन्स प्रोग्रेस इंसान की तरक्की। क्लीडोस्कोपिक ऑफ द एजिस का मतलब है कि जो उम्रें हैं, जो वक्त है, तब्दील होने वाले या तब्दील होने वाले मंजिल देखने। अब इस पैराग्राफ में वो क्या कह रही हैं, इस पैराग्राफ में वो कह रही हैं कि ये दिन मुझे अपने माजी और हाल का तेजी से नजारा करना, कि दुनिया में इंसान पास्ट में कैसा था, अभी कैसा है, उसमें वक्त कैसे कैसे तब्दील हुआ। तो जाहिर बात है वो कह रही है इतना सब कुछ, हाउ कैन बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे, इतना सब कुछ एक दिन में मैं कैसे देख सकती हूँ। हाँ, थ्रू द म्यूजियम्स ऑफ कोर्स, मतलब कि जाहिर बात है कि ऑब्वियसली आई विल गो टू द म्यूजियम, अजायब घर में जाऊंगी और वहां पर ये सब चीजें देखूंगी जहां पर हिस्ट्री से रिलेटेड, के पहले लोग कैसे थे, सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड ग्रीट द डॉन। द फॉलोइंग मॉर्निंग मतलब आने वाली सुबह, आने वाली सुबह को आई विल वेलकम द dawn. Anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty.
वो कह रही है कि ऑन द फॉलोइंग मॉर्निंग, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं दोबारा से जो डॉन है, सुबह का वक्त है, सुबह का जो वक्त होता है उसको वेलकम करूंगी विद न्यू डिलाइट्स, मतलब नई खुशी के साथ। क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग देख सकते हैं, उनकी हर रोज होती है, हर सुबह होती है, उनको एक ही तरह की लगती है। तो लेकिन जो उसके अंदर ब्यूटी है वो कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता कि हर सुबह होने की क्या खूबसूरती है। जो लोग देख सकते हैं, हमारे लिए ये एक नॉर्मल सी चीज है, सुबह हुई ठीक है, सुबह हो गई है, रात हुई ठीक है, सूरज गुरूब हो गया, रात हो गई। बट फॉर मी, हेलन केलर इज सेइंग फॉर मी, कि हर दिन, हर सुबह एक न्यू रेवलेशन है ऑफ ब्यूटी, मतलब नई नई चीजें मेरे सामने वो इंकिशाफ करेगी किसकी खूबसूरती। This, according to the terms of my miracle, is to be my third and the last day of sight. कह रही ये मतलब अगर मैं जो ये सारा सोच रही हूँ पीछे, तो मेरे हिसाब से ये वाला जो दिन होगा, ये जो सुबह होगी, ये तीसरा दिन होगा और ये आखिरी दिन होगा देखने का। I shall have no time to waste in regret for longings. अब वो कह रही है मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इसको पछतावा करूं किसी भी चीज का। So I don't have time to waste for longing. There is much to see, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है और देखना भी है। The first day I devoted to my friends, animate and inanimate. कह रही है कि पहला दिन मैंने अपने दोस्तों के लिए वक्त कर दिया। एनिमेट का मतलब होता है जिंदा और इनएनिमेट मतलब जो फौत हो चुके होते हैं, जो जिंदा नहीं होते। The second revealed to me the history of man and nature. और दूसरे दिन मैंने क्या किया कि इंसान की जो तारीख है कि इंसान पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, और नेचर मतलब सुबह कैसे सूरज सुबह के टाइम रात को दिन में तब्दील करता है और सोई हुई दुनिया को जगाता है। टुडे आई शैल स्पेंड इन द वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट, एम द हॉन्ट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। अब वो कह रही है कि जो आज का दिन है मैं ये स्पेंड करूंगी विद द प्रेजेंट मैन, कि इंसान अपना जो प्रेजेंट है, अपना जो दिन है उसमें कैसे गुजारता है, मतलब अपना जो बिजनेस लाइफ है, अपनी जो रोजमर्रा की रूटीन है या बिजी लाइफ है, उसमें वो इंसान कैसे अपने वक्त को गुजारता है। हॉर्न्स कहते हैं आमदोरफ्त के जरिए या मराकिज, मतलब ऐसी जगह जहां पर इंसान आते जाते रहते हैं, उन जगहों को कह रहे हैं। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मेनी एक्टिविटीज एंड कंडीशंस ऑफ मैन एज इन द न्यूयॉर्क, सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। मतलब वो कह रही है कि मैं आज का जो दिन है, आई वुड लाइक टू बी विद द प्रेजेंट मैन, कि जो एक नॉर्मल आज का इंसान है वो किस तरह अपनी जिंदगी को, अपनी जो डे रूटीन है उसको कैसे स्पेंड करता है, अपनी बिजनेस लाइफ को कैसे स्पेंड करता है। तो उसके लिए मुझे एक ऐसी जगह पे जाना है जहां बहुत ज्यादा लोगों का आमदोरफ्त हो, और फॉर दिस शी चूज न्यूयॉर्क सिटी। सो कह रही कि वो सिटी मेरी डेस्टिनेशन बनी, मेरी मंजिल बनी। सो शी वेंट टू द शी विल, if she get the site, she will go to the New York. Now and then I have tested my seeing friends to discover what they see. अब वो कह रही है कि मैंने अपनी ऐसी फ्रेंड को जाना जो कि देख सकती थी कि वो क्या देख सकती है, वो अपनी आंखों का इस्तेमाल किस तरह करती है। Recently I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. Woods का यहाँ पर मतलब है जंगल। कह रही है कि करीब ही में मैं अपनी बहुत अच्छी दोस्त के पास गई जो कि फॉरेस्ट से, मतलब जंगल की सैर करके आई थी। आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड ऑब्जर्व। मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या देखा वहां पर जंगल में, क्या देखा वुड्स में, व्हाट हैव यू सीन, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व। नथिंग इन पर्टिकुलर, शी रिप्लाइड, कि कुछ खास नहीं देखा। आई माइट हैव बीन इंक्रेडुलस हैड आई नॉट बीन accustomed to such responses. Incredulous का मतलब होता है बेचैनी का शिकार होना, मतलब अनकंफर्टेबल फील करना। टू सच रिस्पॉन्सेज मतलब एक ऐसे रद्द अमल, मतलब इस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है। फॉर लॉन्ग अगो आई बिकम कन्विंस्ड दैट सीइंग सी लिटिल, और इससे मैंने ये चीज सीखी कि जो लोग देखते हैं वो बहुत कम देखते हैं, वो लोग नहीं देख सकते इस दुनिया की ब्यूटी को। So how was it possible? I asked through myself, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान जंगल में जाए, वहां पर वॉक करे, बट ही couldn't see anything, उसने कुछ खास नहीं देखा। To walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं देखा। I who cannot see, मैं जो कि देख नहीं सकती, find hundred of things to interest me through mere touch, कि मैं बहुत सारी हजारों में चीजें देख सकती हूँ सिर्फ टच करने से।
like I can feel things only by near touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. मतलब वो कह रही है कि if I touch the leaf, तो उसकी जो symmetry है, उसका जो pattern है कि leaf कैसे बना हुआ होता है, I can feel that. I pass my hand lovingly on the smooth skin of a silver birch. Silver birch यहाँ पर दरख्त का नाम है, और the rough shaggy bark of a pine. Pine भी दरख्त का नाम है. कह रहे कि सिल्वर ब्रश ट्री है, उसको अगर मैं टच करूं तो आई कैन फील दैट स्मूथ स्किन ऑफ दैट प्लांट. एंड इफ आई कैन टच द बार्क वो ब्राउन वाला जो पार्ट होता है, वुड जो होता है ट्रीज का, उसकी बात करें तो उसको आई कैन फील द रफी शैगी बार्क. इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड. कि स्प्रिंग जब बाहर का मौसम होता है तो मैं बहुत सारे दरख्तों की शाखों को टच करती हूँ या फील करती हूँ. बट कहते हैं बच्चे जब फूल पूरा नहीं निकला होता, वो जो ग्रीन कलर से कवर सा बना होता है, उसको बट बोलते हैं, जो कि बाद में जाके फ्लावर में चेंज हो जाता है. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप. मतलब कि जो फूल है वो सो रहा होता है, अपनी सर्दियों में बिल्कुल बंद होता है उस बड के अंदर. अगर आपने कभी देखा हो, ग्रीन कलर का होता है और वो ओपन होकर फिर वो फ्लावर बनता है. I feel the delightful velvety texture of a flower and discover its remarkable convolutions, and something of the miracle of nature is revealed to me. अब क्या कह रही है कि मैं फूलों की खुशगवार महक को महसूस करती हूँ, वो किस तरह बना हुआ है, उसकी हैरत अंगेज तहों को महसूस करती हूँ हाथ से. मतलब जो मुझे एक नेचर का, एक फितरत का मोजे से ज्यादा नहीं लगता कि ये सब चीजें मोजा है, ये सब चीजें क्या है, एक मिरेकल ऑफ नेचर है. Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy whir of a bird in full song. और कह रही है कि अगर किस्मत से मैं कभी अपने हाथ को किसी छोटे दरख्त पर रखूं और वहां पर जो परिंदे हैं वो खुशगवार गीत गा रहे हों, तो मैं उनको भी महसूस करती हूँ. I am delighted, मैं खुश होती हूँ, to have the cool waters of brook rush through my open fingers. कि वो जैसे हम पानी में हाथ फेरते हैं, चश्मे में हाथ लगाते, कहते हैं कि ठंडा जो पानी होता है मेरी उंगलियों को छू के गुजरता है. To me, a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. वो कह रही है कि मेरे लिए पाइन नीडल्स मतलब स्नोबर का जो दरख्त होता है, स्नोबर के पत्तों का जो घना होता है, वो कालीन या जो ग्रास होती है, जो घास होती है, वो कालीन मेरे लिए ज्यादा लग्जूरियस है, ज्यादा पुरकशिश है एज कम्पेयर टू अ पर्शियन रग. कोई भी मतलब ये पर्शियन रग इन्होंने जो कार्पेट्स होती हैं बड़ी बड़ी से फ्लफी सी सॉफ्ट सी, उसके साथ इसने कंपेयर किया. टू मी द पैगेंट ऑफ सीजन इज थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा. यानी मेरे लिए मौसमों का जो ये मंजिर है वो एक जोश और ना खत्म होने वाला अनएंडिंग ड्रामा है. ठीक, थ्रिलिंग, पुरजोश एंड अनएंडिंग मतलब ना खत्म होने वाला ड्रामा है. द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम्स थ्रू माय फिंगर टिप्स. और ये सब चीजें मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी उंगलियों की टिप्स कहते हैं, ये जो उंगलियों के ऊपर वाले हिस्से होते हैं, उंगलियों के जो ऊपर वाले नेल्स के साथ जो इसके हिस्से होते हैं टिप्स, उस हिस्सों से महसूस करती हूँ. मतलब ये सब जो थ्रिलिंग ड्रामा है, ये सब जो खूबसूरती है, आई कैन ओनली फील थ्रू माई फिंगर टिप्स. नेक्स्ट, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी I should set up a course called How to Use Your Eyes. कह रही है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट होती तो मैं एक ऐसा कोर्स, ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराती जो था How to Use Your Eyes. The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by reading, seeing what passes unnoticed before them. मतलब कह रही है इस सब्जेक्ट में क्या होगा कि प्रोफेसर का ये काम होगा कि वो बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये सिखा सके कि वो किस तरह अपनी आंखों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह अननोटिस्ड चीजों को नोटिस कर सकते हैं. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. Dormant बोलते हैं साकित और sluggish कहते हैं काहिल को, मतलब जो काम वगैरह ना करता हो, and faculties शोभाजात. तो कह रहे कि इस तरह वो जो अपना अमला है, जो अपना स्टाफ है, जो कि कोई काम नहीं कर रहा, जिसमें बहुत सारी सलाहियतें हैं, उनको उजागर कर सकते हैं. मतलब अगर ये वाला सब्जेक्ट जो है हम इंट्रोड्यूस करा दें. She wished
कि ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड है इफ शी वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी। Helen Keller, 1882-1968, after an illness was left blind and deaf at the age of 19 months. के almost 1.5 years की थी, बीमारी की वजह से she became blind and deaf. At the age of 7 years, Annie Sullivan took charge of her. She was a 20-year-old graduate of the Perkins School for the Blind. Helen Keller formal education ended when she received her BA degree, but throughout her life she continued to study. There are many publications to her credit. During her lifetime she received awards of great distinction. She showed the world that there are no boundaries to courage and faith. हेलन केलर के बारे में लिखा है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज हेलन केलर और उनकी एजुकेशन क्या थी एंड व्हाट वाज हिज एम्स ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट। थीम क्या है इस चैप्टर की? हेलन केलर, अ रिमार्केबल वुमन, वाज मास्टरफुली पोर्ट्रेड द फीलिंग ऑफ डिप्राइव्ड पीपल. Physical fitness, according to the author, is a boon least appreciated by those who are blessed by it. According to her, we must always remain mindful of the blessings of Allah Almighty. अब इस पूरे चैप्टर का क्या मफहूम है? इस पूरे चैप्टर में इसने जस्ट अपनी एक एग्जांपल देकर ये बात को एक्सप्लेन किया है कि वो लोग जिनके पास कोई भी चीज नहीं होती उसको उसकी ज्यादा कदर होती है। जो चीज आपके पास नहीं होती आप उसकी ज्यादा कदर करते हैं। यहाँ पर उसने एग्जांपल दी अपनी कि मैं देख नहीं सकती, तो इवन अगर आप मुझे 3 दिन भी देखने के लिए देंगे तो आई कैन सी मोर देन द सीइंग पीपल, तो वो उन लोगों से ज्यादा चीजों को महसूस करेगी, देख सकेगी एज कम्पेयर टू दोज लोग जो देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर वो यही बता रही है कि हर इंसान जिसके पास कोई भी नेमत हो, कोई भी चीज हो, वो लीस्ट एप्रिशिएटेड होती है अनटिल एंड अनलेस वो चीज या वो नेमत उससे दूर ना हो जाए, फिर उसको उसकी कदर आती है कि यस कि हमारे पास ये नेमत थी और मुझे इसको कैसे यूज करना था। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बता दी गई है। सो ये जो कॉम्प्रिहेंशन हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, यहाँ पहले अपने रजिस्टर्स पे लिखेंगे एंड यू विल गेट द नोट्स फ्रॉम योर स्कूल। नेक्स्ट रीड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ हेलन केलर। ये यहाँ पर सारी उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। अरेंज द डिटेल्स ऑफ हेलन केलर ऑफ लाइफ हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि आप टाइम के हिसाब से, मतलब विद डेट्स आप क्या अरेंज करते हो, आप जो भी चीज अरेंज करते हो विद डेट्स कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने पूरा आपको पैराग्राफ बताया हुआ, तो 1880 में क्या हुआ, फिर 1887 में, फिर 1896, मतलब सीक्वेंस वाइज, सिमेट्रिकली सीक्वेंस वाइज अकॉर्डिंग टू द डेट्स आप अरेंज या टाइम के हिसाब से अगर आप कोई चीज अरेंज करते हो तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट है कंसल्ट डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको एक्सप्लेनेशन में इनके मीनिंग्स बता चुकी हूँ, लेकिन फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्लगिश मतलब सुस्त, क्यूर मतलब थरथराहट, पैनोरामा का मतलब होता है मनाजिर या मंजिर, बियॉन्ड का मतलब होता है खुश मिजाज, डॉर्मेंट साकित, मैनीफोल्ड मीन्स डिफरेंट लेयर्स या रंगारंग, कॉन्वोल्यूशंस मतलब तहें जैसी होती हैं, डिफरेंट लेयर्स जिसे बोलते हैं। कैलिडोस्कोपिक का मतलब होता है रंग बदलने वाला, एपिक्यूरियन का मतलब होता है दैट इज ऐश पसंद, इम्पेंडिंग का मतलब होता है नागुजीर होना। नेक्स्ट है इनसर्कल द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। मानी एक लफ्ज के बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने जिसे सर्कल करना है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट। आपके चैप्टर में जिस तरह उसका मतलब है आपने वैसे सर्कल करना है। फर्स्ट इज अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू चैप्टर इट विल बी एज इट अपीयर्स। मैनीफोल्ड का मतलब होगा डिफरेंट टाइप्स। क्यूर का मतलब होता है टू शेक स्लाइटली। नेक्स्ट है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग words from the passage give one word or a short phrase which has the same meaning. इन्होंने आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं और कह रहे हैं कि आप लाइन नंबर 2 चैप्टर की देखें या लाइन नंबर 10 जैसे पहला दिया हुआ एम्फसाइज में लाइन नंबर 2 देखें और वहां पर आपको इसके अकॉर्डिंगली जो लफ्ज आपको मिलता है आप वो लिखेंगे। जैसे अगर हम लाइन नंबर 2 चैप्टर की देखें तो एम्फसाइज से मिलता जुलता मानी होता है
एम्फसाइज का मतलब होता है किसी चीज पर जोर डालना, किसी चीज को बहुत ज्यादा अहमियत देना। तो लाइन 2 में लिखा हुआ है टू ले स्ट्रेस, सही, तो वो इसका सेम मानी है, सेम मीनिंग है, इसलिए हम वो लिखेंगे। बाकी आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर। कंडीशन टाइप 2 इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन वो वाले सेंटेंसेस होते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं होते, हम सिर्फ और सिर्फ उसको ख्याल कर सकते हैं, मतलब जो सिर्फ ख्याली होते हैं। हम किसी भी चीज की बात करें विच इज नॉट लाइक इन रियल, और जो रियल नहीं हो सकती, और जस्ट वो हम उसकी तवक्को करते हैं, हम उसका ख्याल करते हैं कि ये बात हो जाए, मतलब प्योरली इमेजिनेटिव, मतलब ये है कि खालिस तौर पे वो जस्ट एक इमेजिनेशन होती है, एक आपका ख्याल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज आइस। ठीक, अब इस पूरे सेंटेंस को अगर आप पढ़ें तो इसमें जस्ट इमेजिनेशन है, वो है नहीं प्रेसिडेंट और ना वो बन सकता है, बट शी इज कंप्लीटली इमेजिनेटिंग दैट सिनेरियो। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, there are 3 kinds of sentences according to the structure: simple, compound and complex। 3 किस्म के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक ही क्लॉज होता है। अब क्लॉज का क्या मतलब है? हमने देखा है कि क्लॉज हम सेंटेंस के उस हिस्से को बोलते हैं जो अपना पूरा मानी देता है या जो अपना पूरा सेंस बताता है। तो सिंपल सेंटेंस से इसका मतलब ये है कि ये सादा जुमला होगा, एक ही क्लॉज होगा और एक सिंपल सी बात की गई होगी जिसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, जस्ट अ स्टेटमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए, मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। हम में से बहुत सारे जिंदगी को ऐसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। When we are in abundant health, death is all but unimaginable। देखिए, मतलब जब हम बड़ी अच्छी सेहत में होते हैं, अपने यंग एजेस में होते हैं, तो हमें जो डेथ है, जो मौत है, वो जस्ट एक हम उसको इमेजिन ही नहीं करते, सही। तो अब यहाँ पर देखें तो ये पूरा जुमला एक बात कर रहा है, इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरे जुमले में एक ही मेन क्लॉज है, इसलिए ये सेंटेंस कौन सा होगा? सिंपल सेंटेंस। Now the next is compound sentence। अब compound के वर्ड का मतलब ही होता है combination of two। तो compound sentence ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस होते हैं। ठीक, कंपाउंड का मतलब ही ये होता है the thing which is formed by the combination of two or more। ऐसी कोई भी चीज या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी हो तो हम कंपाउंड बोलेंगे। सो यहाँ पर क्या होता है, हम एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क। अगर आप इसको देखें, इस सेंटेंस को अब हम देखें, इसके अंदर दो क्लॉजेस हैं, दो है बातें जो अपना पूरा सेंस दे रही हैं या अपना पूरा मानी दे रही हैं। जैसे कि नाइट केम ऑन, रात होती है, द रूम ग्रू डार्क, जो कमरा है वो उसमें अंधेरा हो गया। दो बातें, दो क्लॉजेस, दोनों मेन क्लॉजेस विच इज ज्वाइनिंग बाय अ कंजंक्शन एंड से ज्वाइन हुए हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। Now next, complex sentence। A complex sentence consists of one or more main clause and one or more subordinate clauses। अब इसका मतलब ये है कि इस complex sentence में एक तो होगा main clause या एक से ज्यादा भी हो सकता है main clause जो अपना पूरा सेंस दे रहा हो, लेकिन उसके अंदर subordinate clause का मतलब ये होता है dependent clause, जो कि पिछले sentence पे डिपेंड कर रहा होगा। ऐसे क्लॉज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो अपना मानी बताने के लिए, जो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए पिछले सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा होता है, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं या ऐसे क्लॉज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा मेन क्लॉज होता है जो कि मेन बात है, और उसके साथ उसके अंदर जरूर कोई ना कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इट इज द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव अंटिल वी लूज इट। अब अगर मैं इसको देखूं, फॉर व्हाट वी हैव अंटिल वी लूज इट, ये पूरा एक क्लॉज है। अब अगर हम पहले वाले को देखें, इट इज द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल, ये भी एक क्लॉज है। लेकिन अब दोनों सेंटेंसेस को पढ़ें
तो जो पहले वाला हिस्सा है, ये जो पहले वाला क्लॉज है वो मेन क्लॉज है, वो अपने आप को अपना मानी, अगर मैं इन दोनों जुमलों को अलग कर देती हूँ तो वो फिर भी अपना मानी, अपना सेंस दे रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले सेंटेंस को इस क्लॉज से अलग कर दूं तो वो अपना सेंस कंप्लीट नहीं करेगा, वो जरूर किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहा है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। सो दैट विल बी अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, और हम उसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। सिमिलरली, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज योर आईज। अब मैं आपको बोलूं कि आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज योर आईज, तो इट्स ओके, ये मतलब पूरी बात करें। अगर मैं आपको ये बात कहती हूँ कि आई वुड लाइक टू सेट अप अ कोर्स ऑन हाउ टू यूज योर आईज, तो ये बात पूरी हो रही है, आपको मेरी बात समझ आ रही है, आपको सेंस समझ आ रहा है, ठीक। तो ये क्या हुआ, मेन क्लॉज। लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर मैं यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट होती तो ऑब्वियसली आपके भी ध्यान में आएगा, तो फिर मतलब अगर आप प्रेसिडेंट होती तो सो व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लॉज तो है लेकिन ये जरूर आप किसी पे डिपेंड कर रहा है, किसी बात पे डिपेंड कर रहा है अपनी बात, अपना सेंस पूरा करने के लिए। सो दिस विल बी अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यही पहचान होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशंस। अब इन्होंने यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए और कह रहे हैं कि इनको कंप्लीट करें। आई विल डू 1 और 2 फॉर यू, बाकी रेस्ट आप खुद करेंगे। नंबर 1, इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर, आई वुड हैव मेड एजुकेशन फ्री। मैं एजुकेशन मिनिस्टर होती तो मैं एजुकेशन को फ्री करती सबके लिए। इफ यू हैड अ डिग्री, यू वुड गेट अ जॉब, you would have got a job, dash you would get first position. If you worked hard, you would get first position. Now ये जो दो रह गए ये आप खुद करेंगे। Next, make three conditional type 2 sentences. Conditional type 2 sentences जो कि purely imaginative होते हैं, जिसमें if लग रहा होता है, वो वाले sentences आप खुद यहीं पर बुक पे कोई से भी 3 आप बना सकते हैं। जैसे मैं एक आपको बता देती हूँ, जैसे If you speak the truth, I shall forgive you. कि अगर तुम सच बोलते तो मैं तुम्हें माफ कर देती। अब ये पूरी एक ख्याली बात है क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। सो बाकी आप दो कोई भी बना लें। नेक्स्ट है मैच द हाफ्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। डिफरेंट इन्होंने बॉक्स वो दिए हुए हैं, कॉलम्स दिए हुए हैं, आप मैच कर दें अकॉर्डिंग टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। इफ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर फ्रॉम दैट वेल, अगर तुम उस कुएं से पानी ना पीते तो फिर क्या होता, You would not have fallen in, तो तुम उसमें ना गिरते। यही सेंस बन रहा है इसका। So this will match with this one. Next है if you eat sweets all the time, हर टाइम मीठा खाओगे तो क्या होगा, Your teeth would go bad, आपके दांत खराब हो जाएंगे। So you will match this with this. If you don't use a mosquito net, you may catch malaria, ये इसके साथ मैच हो रहा है। बाकी आप तीनों इसको देख लें कि किसके साथ मैच हो। पिक आउट सम सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट दोबारा से चैप्टर की रीडिंग करें और उनको सेंटेंसेस जो आपको सिंपल लग रहे हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, उनको आप अंडरलाइन कर दें। नाउ आइडेंटिफाई एंड रीराइट वेदर द सेंटेंसेस आर सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आपको सेंटेंसेस दिए और आपने बताने हैं कि ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। हम सबसे पहले वाला देखते हैं। He came to see me, but I was not present at home. अब अगर ये साफ पता लग रहा है बच्चे, he came to see me, एक मेन क्लॉज, I was not present at home, दोनों मेन क्लॉज हैं, दोनों अपना अपना पूरी बात कर रहे हैं, डिपेंड नहीं कर रहे एक दूसरे पे। So obviously this will be a compound sentence. यहाँ पर हम compound लिखेंगे। Next है she wrote an article in the newspaper. This is just a clause, one clause with a complete sense. तो ये कौन सा है, simple sentence. We shall die one day or the other, for we are immortal. हमें एक ना एक दिन मर जाना है, बिकॉज हम इमोर्टल हैं, ठीक, पानी है, खत्म होने वाले हैं। सो अगर हम इसको देखें, वी शैल डाई वन डे और द अदर डे, दिस इज अ मेन सेंटेंस, मेन क्लॉज है ये भी, फॉर वी आर इमोर्टल, क्योंकि हम इमोर्टल हैं, ये भी एक क्लॉज है। अब आपने देखना ये है कि अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस। फॉर मी दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों? क्योंकि वी आर इमोर्टल इज अ मेन क्लॉज, हम पानी है, बात समझ आती है। लेकिन अगर मैं बोलूं वी शुड डाई वन डे और अनदर डे, सो इट शुड डिपेंड अपॉन वी आर इमोर्टल, बिकॉज वी आर इमोर्टल।
for we are immortal. So this will be a complex sentence. They finished the work in time. Simple बात, simple sentence. My mother always prays for my success. This is also a simple sentence. बाकी आप खुद इनको देख लेंगे क्योंकि अब तक आपको पता लग गया है कि कौन से सेंटेंस सिंपल है और कौन से complex या compound. Identify the hyphen and dashes in the following sentence. आपने डिफरेंशिएट करना है कि हाइफन किसको बोलते हैं और डैश किसे बोलते हैं. बच्चे हाइफन जो होता है ना वो थोड़ा सा, इसको गौर से अगर आप देखें, थोड़ा सा साइज में एक तो छोटा होता है और वर्ड्स के दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में लगता है, और दो लफ्जों को, दो ऐसे लफ्ज जो सेम होते हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक, जैसे 35 एक ही मानी देगा, 35 हमने लिखना है, इसको इन्होंने अलग कर दिया है. तो ये जो चीज लगी हुई है 35 के दरमियान, दिस इज अ हाइफन. लेकिन अगर हम नीचे देखें, यू आर द फ्रेंड, द ओनली फ्रेंड, इसके दरमियान हम गैप ज्यादा दे रहे हैं. ये हाइफन से साइज में भी थोड़ी बड़ी है, सो ये क्या होती है, ये डैश होती है. सिमिलरली इसको देखेंगे, ये भी डैश है, इसको देखेंगे ये हाइफन है. बाकी आप इसी तरीके से इनको देखें और इसके आगे, सेंटेंस के आगे लिख दें कि हाइफन है या डैश है. नेक्स्ट है राइटिंग स्किल. What does the author mean by saying the seeing see little? Explain it in a paragraph. You have to write a paragraph about what the seeing see little. मतलब जो लोग देखते हैं वो बहुत कम देखते हैं. इसका मतलब क्या था राइटर का? इसका मतलब यही था कि जिन लोगों के पास कोई भी चीज होती है वो उसको लीस्ट एप्रिशिएट करते हैं, वो उसकी कदर नहीं जानते. The seeing see little. आपने चैप्टर पढ़ा है, उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, तो इसलिए आपने इस चीज को क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है अपने रजिस्टर्स में. व्हाट इज एपिक्यूरियन मोटो? आपका एपिक्यूरियन मोटो क्या था? ईट ड्रिंक एंड मैरी मेकिंग, खाएं पिएं और ऐश करें. वो वाला मोटो क्या है, वो क्यों होता है, और उसको आपने डिस्कस करना है जस्ट इनटू 5 to 6 लाइन. राइट अ पैराग्राफ ऑन द डिफिकल्टीज ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड. स्पेशल चाइल्ड से मुराद है यहाँ पर जैसे अब ये राइटर थी, शी वाज अ स्पेशल चाइल्ड बिकॉज वो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी. स्पेशल चाइल्ड, हैंडीकैप चाइल्ड जो होते हैं, जो जिनको चलने का इशू हो, जिनके हाथ पांव कोई भी लिम्स फ्रैक्चर हो या ना हो, ऐसे बच्चों को हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, जो नॉर्मल से थोड़े डिफरेंट होते हैं. उनकी डिफिकल्टीज क्या होती हैं, उनकी मुश्किलात क्या होती हैं, वो आप लिखेंगे इन अ पैराग्राफ अपने रजिस्टर्स पे. हाउ टू राइट अ बुक रिव्यू ऑफ अ सिंपल स्टोरी बुक. किसी भी बुक के बारे में आप किस तरह उसकी समरी कैसे लिख सकते हैं, एक पूरी बुक के बारे में. जैसे कोई भी आप यहाँ पर वो आपको तरीका आप बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है. अगर आपने कोई बुक पढ़ी है, कोई स्टोरी पढ़ी, यू हैव टू राइट इट समरी. पूरा समरी उसका लिखें. समरी में क्या प्लॉट क्या है, कि मतलब पीछे क्या बात हो रही है इस पूरे चैप्टर में या पूरी स्टोरी में. कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसमें किरदार हैं, एंड सेटिंग मतलब क्या उनके हालात और वाकयात क्या हो रही है. गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर. सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लिखने वाले की, ऑथर की. गिव योर ऑन ओपिनियन अबाउट व्हाट यू लाइक्ड एंड व्हाट यू डिडंट लाइक. रिवाइज एंड प्रूफ रीड द रिव्यू. फिर आप उसके एंड पे पहले तो आपने बताना है कि दिस इज द स्टोरी अबाउट ये पर्सन और ये पर्सन, स्टोरी है इसमें ये हुआ. फिर आपने उसके बाद बताना था कि मुझे इस चीज में ये पसंद आई और ये चीज नहीं पसंद आई, और देन उसके बाद आप दोबारा से उसकी एक रिवीजन करते हो, दोबारा से रीड करते हो, दे देते हैं उसका रिव्यू. ना यहाँ पर इन्होंने ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में दी हुई है. ओल्ड मैन एंड सी इज अ नॉवल. उस नॉवल के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है. The novel tells us about a fisherman heroic struggle with the nature. The fight begins when an old man, Santiago, hooks a giant marlin after a month without a catch. The old man puts up a powerful effort to conquer the huge fish, fighting exhaustion, hunger, injury, and even a group of sharks. The novel, written in Hemingway's simple style, is a timeless tale of courage and adventure. अब अगर आप ये देखें, ये पूरी एक बुक है, The Old Man and Sea. इसमें एक ओल्ड मैन के बारे में जिक्र किया जाता है जो काफी बूढ़ा हो चुका होता है और उसकी फैमिली नहीं होती, और फिशरमैन होता है, मतलब मछेरा होता है, मछलियां पकड़ता है और बहुत अरसे से वो कोई मछली नहीं पकड़ सकता, नहीं उसके पकड़ में आती. तो एक दिन क्या होता है कि वो मछली पकड़ने इसमें रोज की तरह जाता है, तो बहुत दूर निकल आता है, और वहां पर उसका जो वो कांटा जो उसने फेंका होता है उसमें एक बहुत जायंट, बहुत बड़ी मछली फंस जाती है. उसका नाम मछली का होता है मार्लिन, और इस बंदे का नाम, ओल्ड मैन का नाम होता है सेंटियागो. तो क्या होता है कि वो मछली इतनी बड़ी होती है कि वो उसकी जो कश्ती होती है उसको बहुत दूर तक खींचती लेके जाती है जब तक वो फिश जिंदा होती है उसके अंदर.
एंड पे ये होता है कि वो फिश जब मर जाती है, सही तरीके से फंस जाती है, तो वो दोबारा से उसको वापस लेकर आ रहा होता है किनारे पे। तो वापसी पे क्या होता है कि बहुत मौसम, ठीक है, बीमारी, हंगर और बहुत सारी जो बड़ी शार्क्स होती हैं वो उस फिश को खाने के चक्रों में उसके साथ ये फाइट करता है सैंटियागो। तो ये सारा सिस्टम उसके साथ चलता रहता है और ये 3 to 4 डेज यही काम होता है, मतलब 3 से 4 दिन उसको इसमें लग जाते हैं। वो जब निकलता है बहुत दूर तक चला जाता है समुद्र में। जब वो वापस आता है तो देखते हैं कि वो सारी की सारी फिश शार्क खा जाते हैं, सिर्फ उसका स्केलेटन रह जाता है। सो इसके बारे में बताया गया कि जो एक बूढ़े आदमी के बारे में, उसके करेज के बारे में बताया, उसकी डिटर्मिनेशन के बारे में बताया गया है कि अगर उसने ठान लिया कि मुझे मछली पकड़नी है तो वो कहां तक चला गया। उसे सब चीजों को फेस किया, हंगर को, भूख को, बीमारी को, इंजरी को और मौसम को, सब बहुत सारी शक्तियों को करके, लेकिन अपनी बात, अपनी जो सोच थी उस पर वो कायम रहा, अपने विल पावर से वो मछली को पकड़ लाया, बेशक उसका स्केलेटन बनाया। तो अब ये इतना ही बड़ी स्टोरी है कि इसके ऊपर पूरी बुक है, लेकिन इन्होंने जस्ट एक छोटे से 6 to 7 लाइन्स में आपको पूरी समरी बता दी है। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक। इस बुक के अंदर क्या, read any of these texts written by Helen Keller and write a book review। कोई भी The Story of My Life, The World I Live In, हेलन केलर की ही बुक के बारे में लिखा हुआ है। आप इंटरनेट से इसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकालें और पढ़ें कि ये बुक किसके बारे में, और इसके बारे में आपने रिव्यू लिखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पेपर के जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है उसमें भी आ सकता है, और मे भी आपके पैराग्राफ में भी ये चीज आ सकती है। सो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। यू हैव टू रीड दिस बाय राइटिंग, गूगल पे इसको सर्च करें और पढ़ें कि ये किसके बारे में, हेलन केलर ने स्टोरी ऑफ माय लाइफ में क्या एक्सप्लेन किया है, द वर्ल्ड आई लिव इन में क्या एक्सप्लेन किया है, और उसके छोटी सी समरी लिखनी है अपने रजिस्टर में। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में ये आपको बता रहे हैं अली एंड बिलाल के दरमियान एक छोटी सी कन्वर्सेशन है, डायलॉग है, जिसमें अली कह रहे हैं कि आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, तो मुझे क्या करना चाहिए। बिलाल उसको कह रहे हैं कि यू शुड ज्वाइन इंग्लिश क्लास, ज्वाइन कर लें, और वी शुड नॉट गिव अप, लाइक अगर हमें कोई चीज सीखनी है तो हम सीख सकते हैं, वी शुड हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। आप इंग्लिश मूवीज देखें, प्लेज देखें, उसके अलावा आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सम लैंग्वेज हेल्प। ये कन्वर्सेशन के बारे में, ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने आपको हिंट्स दिए होते हैं। यू कैन रीड दैट फॉर प्रैक्टिस एज वेल। यहाँ पर आपकी बुक के जो चैप्टर्स हैं वो फिनिश हो गए हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप इस एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अब जो आपका फर्स्ट टर्म होगा उसमें ये सब चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, एंड द नोट्स यू कैन गेट फ्रॉम योर स्कूल एज वेल। नेक्स्ट है रिव्यू, यूनिट 9 to 12 इकट्ठी, यूनिट नंबर 9 से लेकर 12 तक की रिव्यू एक्सरसाइजेस दी हुई है, जैसे कि पहले भी होती हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये वही हैं जो आपके एक्सरसाइज वाले होते हैं। इसमें से एक तो चेंज होता है क्योंकि आप चैप्टर सारे पढ़ चुके हैं और आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे जा चुकी है, तो इस वजह से आप इसको वहीं से कवर करेंगे और खुद इनके आंसर। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फाइड इज, सेटिस्फाइड का ऑपोजिट होता है अनसेटिस्फाइड। चूज द करेक्ट स्पेलिंग कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग करेक्ट कौन से वाले हैं इसमें, आई गेस ये ए वाला है, ठीक। Which of the following means the same as gradually? Gradually का सेम सिमिलर मीनिंग क्या होगा? Gradually का मतलब होता है slowly and steady, इसका मतलब ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है which of the following does not mean the same as manifold? Manifold में क्या फर्क है इसमें? Manifold I guess various का मतलब भी manifold होता है, many का भी। Few will be the answer, so tick few, option B। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड। अब इसमें क्या करना है, आपने पैसिव में चेंज करना है। नो, दिस इज इनडायरेक्ट टेंस, यस सॉरी, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड, इसका इनडायरेक्ट होगा द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेज। इन चारों सेंटेंसेस या जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है इसमें से फ्रेज क्या है? फ्रेज वो होता है जो अपना पूरा मतलब पूरा सेंस नहीं देता। इट इज ऑफ नो यूज, ही इज वेल, इट इज एन अनवाइज मैनर, इन एन अनवाइज मैनर, अवर देयर हैंग्स द ग्रेट डार्क बेल। सो इट इज ऑफ नो यूज, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले, द अंडरलाइन फ्रेज इज एन डैश।
राइज को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये, तो दिस विल बी एन एडजेक्टिव फ्रेज। ही लेड अ लाइफ डिवॉइड ऑफ ब्लेम, उसे जिंदगी गुजारी डिवाइड ऑफ ब्लेम, बगैर किसी पछतावे के। सो यहाँ पर लाइफ को एक्सप्लेन किया जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट है द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, दिस इज अबाउट द मोमेंट को विच के साथ रिलेट किया जा रहा है, so this is a relative pronoun. This is a relative pronoun. Why don't you go along dash your brother, with your brother? The government has levied more taxes dash the salary structure has not improved, whereas the salary structure has not improved. Next is that was the reason why he came late. The underlying clause is a dash. Adverb clause है, noun clause है, adjective clause है, या none of these. Dash was the reason why he came late. Why he came late. It is an adverb clause. Next है he came when night had fallen. The underlying clause is an adverb clause of dash. When night had fallen, this is an adverb clause of time. They can stay where they are. The underline is an adverb clause of dash. They can stay where they are. So this is a place. I am glad that you like it. Underline clause is an adverb clause of dash. I am glad. So my reason of gladness, yes, this is a reason, adverb clause of reason. If I were you, I would not do that. This is the sentence condition है 3, because यहाँ पर not use हुआ है. So this is a condition type 3 sentence. Writing skill, write an unified paragraph on any social issue topic. कोई भी एक social issue ले लें. That can be drug addiction, that can be noise pollution, that can be any social issue जो आजकल हो रहा है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं. क्लियर टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए आप किसके बारे में लिख रहे हैं. स्पोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल द डेफिनेशन एंड एवरीथिंग, कंपैरिजन, क्लैरिफिकेशन ऑफ योर माइंडसेट, क्लैरिफिकेशन ऑफ योर आइडियाज, appropriate pronoun antecedent relation and transitional devices within the paragraph. लाइक जो आप एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे वो दुरुस्त, तो इसम जो इस्तेमाल करें, प्रोनाउन जो इस्तेमाल करें वो सही होने चाहिए. ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग डिटेल्स, फॉर एग्जांपल जनरल टू स्पेसिफिक एंड सीक्वेंशियल, मतलब आपने ऑर्डर से सीक्वेंस वाइज सिमेट्रिकल वे में अरेंज करने हैं अपने आइडियाज को. नेक्स्ट है राइट एनी एक्सपोजिटरी कंपोजिशन, का मतलब ये होता है कि एक जामा मजमून लिखें किसी भी चीज के बारे में, किसी भी सोशल इशू के बारे में भी लिख सकते हैं, विच इज शोइंग द comparison and contrast between the things, events, situation, places, action, ideas or problem. Write an essay on a general subject. आपके सिलेबस में essay include नहीं है, इसलिए आप essay नहीं, आप paragraph लिखेंगे about any general subject. You can use with a clear introductory paragraph, मतलब क्योंकि आप paragraph लिखेंगे तो there is no rule for essay. आप अप्लाई नहीं करेंगे, जो एसे के रूल्स हैं वो आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप पैराग्राफ के रूल्स अप्लाई करेंगे. जस्ट टू द पॉइंट बात करेंगे और उसकी जिस भी इशू के बारे में आप बात करेंगे वो टू द पॉइंट होगी और बहुत ही शॉर्ट बात की जाएगी. राइट फॉर्मल लेटर टू द पीपल एंड एक्सटेंडिंग, फॉर्मल लेटर आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, सो यू विल स्किप दैट. राइट एंड रिवाइज एप्लीकेशंस आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, सो आपको ये भी स्किप करना है. ओरल कम्युनिकेशन स्किल, द प्रॉब्लम ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, आपने इसके बारे में पैराग्राफ लिखना है. सबसे पहले तो नर्सिंग प्रोफेशन की प्रॉब्लम के बारे में ये आपको चैप्टर में भी आपको बता दिया गया था. इंपॉर्टेंस ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर, इसके बारे में भी आप पैराग्राफ लिखेंगे. स्टॉप नॉइज पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन के बारे में भी आपने पैराग्राफ लिखना है. एंड प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ ऑफ हेलन केलर, यू कैन स्किप दैट, दिस इज ऑफ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेलन केलर की लाइफ कैसी थी और हु वाज शी. जहां पर आपका इंग्लिश ए का जो है सिलेबस वो कवर होता है. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.